हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला और हमारा मोटो है ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर आ चुके हैं जिनमें हमने देखा कि मैंने आपको अब तक नाव का कंसेप्ट पढ़ा दिया था। नाव के कंसेप्ट में क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब हम पढ़ चुके थे। इसके बाद मैंने आपको बी की 4 यूसेज बताए थे। बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस नाउन ऑफ आइडेंटिटी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ये 4 चीजें मैंने पढ़ाई थी। और बी की मैंने आपको 7 फॉर्म बताई थी कि 7 यूसेज होता है, 7 टाइप का होता है। कैसे? बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ये 7 मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा था हैव, हैज, हैड और हैविंग का, जिसका हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में जब होता था तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती थी। मेन वर्ब के रूप में जब यूज होता था तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता था। अभी तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इस रेस्पॉन्स को बनाए रखिए हमारे साथ। ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपने अब तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाकर पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी जो आपको उन लेक्चर्स की लिंक दे देगी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा बेसिकली रिवीजन का टॉपिक है। रिवीजन के टॉपिक में जो अब तक मैंने सारा पढ़ाया है उस सबको मैं एक तरीके से समराइज करूंगा और कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्लियर है? तो जब हम पढ़ रहे थे मैं एक एग्जांपल लेके आने वाला था। गांधी जी वॉज वेरी सिंपल, गांधी जी हैड मच सिंप्लिसिटी। तो आपको यहां पर यह चीज तो समझ में आ गई कि सर ये बी की फॉर्म है, बी के बाद लगता है एडजेक्टिव, इसलिए सिंपल आ गया। हैज, हैव, हैड जो है इनके बाद आता है नाउन, तो सिंप्लिसिटी आ गया। लेकिन सर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि ये वेरी और मच का क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों वेरी और मच का डिफरेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेरी जो है उसका यूज होता है एडवर्ब के रूप में और मच का जो यूज होता है एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। कैसे? देखिए, एडवर्ब की मैंने 2 चीजें बताई। एडवर्ब अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है तो जनरली वर्ब के बाद आएगा, जनरली। और अगर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो जनरली एडजेक्टिव के आगे आएगा। क्लियर है? ये मैंने 2 चीजें बताई कि एडवर्ब की पोजीशन 2 होती हैं। अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वर्ब के बाद, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव के पहले। ये 2 पोजीशन एडवर्ब की होती हैं। सेफ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कितना सेफ, वेरी सेफ। तो सेफ की विशेषता बताने के लिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब का काम करेगा। सेफ्टी हो गया नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्या हो गया? मच। कितनी सेफ्टी? मच सेफ्टी। क्लियर है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? अब आपको एक और चीज बताता हूं मैं जो जनरली हम अवॉइड करते हैं। जब हम जनरली वेरी को यूज करते हैं तो उसे एडवर्ब की फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन और उस टाइम पे जब उसका यूज होता है ना तो उसका मीनिंग होता है बहुत। जैसे कितना सेफ, वेरी सेफ, बहुत सेफ। लेकिन वेरी का यूज अगर मैं एडजेक्टिव के रूप में करूं, एडजेक्टिव के रूप में करूं तो वो कब होगा? जब हम किसी बात को एम्फेसाइज करना चाहेंगे। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज करने का मतलब होता है ही मस्ट बी मिसिंग हर एट दिस वेरी मोमेंट। वेरी का मतलब क्या है? इस मोमेंट को एम्फेसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि कौन से मोमेंट पर। देखिए, एक मैं बोलूं एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट का मतलब है इस क्षण। इस क्षण मतलब एक जनरल सा स्टेटमेंट दे दिया कि मैं इनके इस क्षण ये उसे मिस कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसे और जोर देना चाहूं कि इस पर्टिकुलर क्षण पर, जिस क्षण पर हम बात कर रहे हैं, इस क्षण पर वो उसे मिस कर रहा होगा, कॉल कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, सो रहा होगा, खा रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, एट दिस वेरी मोमेंट। तो वेरी क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। जैसे मुझे तो यही पेन चाहिए, मुझे यही पेन चाहिए, मुझे यही कुछ भी चीज चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, कुछ भी चीज आप एग्जांपल लें, मुझे ये ही। तो ही का जब सेंस दे रहा है ना तो वो ही का सेंस वेरी देता है। ठीक है? तो वहां क्या हो जाएगा? आई नीड दिस पेन, जनरली मुझे ये पेन चाहिए, आई नीड दिस पेन। मुझे ये ही पेन चाहिए, आई नीड दिस वेरी पेन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उस केस में वेरी को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, लेकिन जनरली उसका यूज होता नहीं है। जनरली वेरी का यूज जो है बहुत के साथ ही होता है और बहुत जो होता है वो
एडवर्ब का फॉर्म में काम करता है। क्लियर है? आगे और रिवाइज कर रहे हैं हम। सचिन इज ग्रेट, सचिन हैज ग्रेटनेस, इज क्या हो गया? बी प्लस एडजेक्टिव, हैज हैव प्लस नाउन। सचिन हैज नो ग्रेटनेस और सचिन डज नॉट हैव ग्रेटनेस। दोस्तों अभी जो है थोड़े दिन में राजस्थान में एसीएफ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, फॉरेस्ट का। उसमें 5 से लेकर 7 क्वेश्चन इस चीज पर ही पूछे जाते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या ये सेंटेंस नेगेटिव है, और बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि किस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जब आपका जो वर्ब है वो पॉजिटिव सेंस दे, और नेगेटिव सेंस कब देगा, नेगेटिव सेंटेंस कब देगा? जब वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब जो है वो नेगेटिव सेंस दे। कैसे? सर देखिए, यहां पर हैज हैव जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हैज हैव का कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है? नहीं। आपका एडजेक्टिव जो है, जो नाउन है, नाउन की विशेषता जो एडजेक्टिव बता रहा है वो नेगेटिव है, लेकिन वर्ब तो पॉजिटिव है। वर्ब पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यहां देखिए, यहां हैव मेन वर्ब है, उस हैव मेन वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्लियर है? तो इसलिए ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अगर वर्ब नेगेटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव होगा, अदरवाइज अफर्मेटिव होगा। क्लियर है? सेम आज रिवीजन चल रहा है। पिछले 8 लेक्चर्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा सबको रिवाइज कर रहे हैं। शी इज डिस्टर्ब्ड और शी हैज डिस्टर्बेंस। इज बी प्लस एडजेक्टिव ले लो या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो, और एक्शन पीछे की तरफ ट्रांसफर हुआ। शी हैज व्हाट? डिस्टर्बेंस। नाउन हो गया। यू आर कंफ्यूज्ड, यू हैव कंफ्यूजन। क्लियर है? बी प्लस एडजेक्टिव, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं। अगर आपको दिया है यू आर इन कंफ्यूजन, उस केस में आप क्या समझेंगे? बी के बाद प्रपोजिशन आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या मतलब समझेंगे? बी प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जब भी आए तो आप समझ लीजिए कि बी प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन कंफ्यूजन, वो कैसा है? कंफ्यूजन में है। तो यहां प्रपोजिशन और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे हैं। क्लियर है? यहां तक ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ रिवीजन चल रहा है आपका, जिससे मैं कल से नया टॉपिक शुरू कर सकूं। और अगर इसकी जगह यहां बी था, यहां अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती तो एक्शन आगे ट्रांसफर हो जाता। शी हैज डिस्टर्ब्ड, शी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो एक्शन आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, बहुत प्यार से देखना इस एग्जाम्पल को, कि शी हैज बीन डिस्टर्ब्ड। शी हैज बीन डिस्टर्ब्ड में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हैज हैव के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो एक्शन को क्या करेगा? आगे ट्रांसफर करेगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? लेकिन इस डिस्टर्ब्ड के लिए बी यहां है, मतलब अब आप हैज बीन तो खत्म हो गया। अब आप इस सेंटेंस को, इस पार्ट को देखिए, बीन डिस्टर्ब्ड। बीन डिस्टर्ब्ड में क्या हो रहा है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करेगी? एक्शन को पीछे ट्रांसफर करेगी। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को पढ़ना होता है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक नाउन अगर दूसरे नाउन का टाइप बताए तो उस नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं। देखिए, मैं फिर से वही कहूंगा, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल नंबर 1 से, तब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर एक नाउन दूसरे नाउन का टाइप बताए या उसके स्टिकर की तरह फंक्शन करे तो वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे एनडीए की वॉट? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं जॉब्स की बात करूं, कैसी जॉब्स? गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट एक तरफ नाउन भी है, लेकिन यहां जॉब्स के लिए स्टिकर का काम कर रहा है कि कैसी जॉब्स? गवर्नमेंट जॉब। तो यहां गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिए। आज एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है और पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है। मैं फिर से यही कहूंगा, दिस वॉच इज वेरी प्रीशियस। ये घड़ी बहुत प्रीशियस मतलब कीमती है। क्यों? क्योंकि इट इज अ डैश वॉच। ये कैसी घड़ी है? अब यहां पर बी प्लस नाउन ऑफ आइडेंटिटी की जरूरत है, तो मुझे ये तो पता लग गया कि मुझे नाउन तो मिल गई कि वॉच है। अब वॉच की विशेषता बताने के लिए यहां जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? वो होगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव देखने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है कि गोल्ड और गोल्डन। दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, यहां देखिए कैसी है? कीमती घड़ी है।
क्या कीमती गोल्ड की घड़ी होती है या गोल्डन घड़ी होती है? शायद अब तक आपको इसका डिफरेंस नहीं पता होगा। जो मार्केट में गोल्ड जिन पे कलर हो रखा होता है ना, गोल्डन कलर हो रखा होता है, वो होती है गोल्डन वॉच। और गोल्ड मतलब सोने की, गोल्ड वॉच मतलब सोने की घड़ी, गोल्डन वॉच मतलब सोने के रंग की घड़ी। क्लियर है? सोने के रंग की घड़ी आपको 500 रुपए में भी मिल जाएगी, लेकिन गोल्ड वॉच नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है? तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड वॉच। अब देखिए बी प्लस आई एन जी, बी प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बी प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? क्या आती है बी प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म? नहीं आती दोस्तों। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन होता है, एक्शन होता है। क्या स्लीप, आप देखिए स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है? वह सोया, वह सोता है, या कुछ भी। क्या का जवाब मांग रहा है? नहीं मांग रहा। और अगर नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और बी के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो यहां क्या आएगा? हैज स्लेप्ट। सर क्यों? अरे दोस्त, क्यों का जवाब ये है कि ही इज स्लेप्ट का मतलब है एक्शन पीछे की तरफ जाएगा और इसका मतलब बनेगा उसे सुला दिया गया है। चाहे आप कितनी भी लोरी गाएं, चाहे कुछ भी करें, सोने का एक्शन इंसान खुद करेगा, आप सुला नहीं सकते उसे। क्लियर है? इसी तरीके से ही इज डाइड, उसे मार दिया गया है। मार दिया नहीं जाता, इंसान मरता है। अगर मार रहा है ना कोई, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किल। किल हम यूज करेंगे उसके लिए वर्ब। किल क्या होता है? मारना। डाई क्या होता है? मरना। तो ही इज डाइड, उसे मार दिया गया है। अगर हमें मार दिया गया ये लिखना है कि उसे किसी के द्वारा मार दिया गया है, तो हम लिखेंगे ही इज किल्ड। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं ही इज डाइड, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस क्या होता है? यही डिफरेंस होता है। जो ही इज डाइड, वह मरा, वह मरा, मरा। क्या का जवाब नहीं पूछ रहा, क्या का जवाब नहीं पूछ रहा, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? आई हैव सेटिस्फैक्शन इन माई जॉब, आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब। क्लियर है? बी प्लस एडजेक्टिव, हैज हैव प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। अफेक्शन फॉर, अफेक्शनेट टू। अब देखिए उसका अफेक्शन, तो अफेक्शन क्या हो गया? नाउन। और वो कैसी है? अफेक्शनेट है। अफेक्शनेट मतलब स्नेहशील, और अफेक्शन मतलब स्नेह। ठीक है? अफेक्शन अपने बाद फोर फिक्स प्रपोजिशन लेता है, और टू जो है वो टू अफेक्शनेट लेता है। इन्हें याद कर लीजिए। देखिए अभी आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि बड़ा मिसलेनियस सा टॉपिक चल रहा है, लेकिन आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी हैं? साउथ इंडियन मूवीज में क्या होता है? पूरे इंटरवल तक पता ही नहीं पड़ता कि मूवी में चल क्या रहा है, लेकिन आपको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप बस देखते रहिए। और जब क्लाइमैक्स आता है ना, तो वो सब कुछ जब समेटते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इसलिए किया जा रहा था, और वो बाहुबली जैसी सुपरहिट बन जाती है वो मूवी। तो यहां भी यही हो रहा है कि अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखरा बिखरा है, लेकिन जब इसे समेटा जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी इंग्लिश समझ आती है आपको, किस तरीके से। अभी देखिए आप सेंटेंसेस को पढ़िए। और एक चीज और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। बहुत प्यारी न्यूज है आपके लिए, बने रहिए, मैं लास्ट में वो इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है? अब देखिए, माई मदर हैज अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, अफेक्शनेट टू हर चाइल्ड। क्लियर है? बी प्लस एडजेक्टिव, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज सक्सीडेड, ही हैज सक्सेस, और ही इज सक्सेसफुल। बोलो बी प्लस एडजेक्टिव, बोलो हैज हैव प्लस नाउन, बोलो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखते ही सेंटेंस में समझ आ जाए कि अच्छा ये चल रहा है। अगला, बी प्लस नाउन ऑफ आइडेंटिटी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो किसी नाउन की विशेषता बताए। जैसे एज अ क्रिकेटर कोहली इज अ सक्सेस, कि जब भी कोहली का नाम आएगा क्रिकेटर के रूप में, तो कोहली क्या है? एक सफलता है। क्लियर है? तो कोहली को किससे डिफाइन किया जा रहा है? सफलता से। जैसे कोहली इज अ क्रिकेटर, तो कोहली की आइडेंटिटी क्या है?
कि कोहली क्रिकेटर है, लेकिन अगर मैं बात करूं एज अ क्रिकेटर तो कोहली क्या है, अपने आप में एक सफलता है। क्योंकि आज बहुत बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं, जो भी नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो सब क्या चाहते हैं कि हम कोहली जैसे सक्सेसफुल बने। तो जहां भी क्रिकेट में सफलता का नाम आएगा वहां किसका नाम आ रहा है, कोहली का। किसका नाम आ रहा है, सचिन का। और भी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन सब का नाम आता है। तो ये क्या है, अपने आप में एक सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने आपको यही बताया, ए एन जब लग रहा है ना, डिटर्मिनेंट वगैरह, ये आर्टिकल जब लग रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि यहां पर नाउन ऑफ आइडेंटिटी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्लियर है। आज आपके लिए एक चीज और मैं बता देता हूं, इसे रट्टा मार लीजिएगा इस चीज को, इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस चीज को रट्टा मारिएगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा और आपका गलत हो जाएंगे। देखिए 4 वर्ड्स में बता रहा हूं, अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, अवेक मतलब जागा हुआ, अस्लीप मतलब सोया हुआ, अलोन मतलब अकेला। इन चारों वर्ड्स को याद कर लीजिए और इन चारों का यूज मैं बता देता हूं। होने को ये चारों क्या है, एडजेक्टिव हैं। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव लिखा गया, ये है एडजेक्टिव। ये चारों एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो बी फॉर्म के बाद ही होता है। इनका यूज कभी भी नाउन के पहले नहीं होता। ये चीज शायद आपने पूरी इंग्लिश पढ़ ली होगी ना, तो भी आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। बस आप मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो इस चीज को अब आप समझ गए कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका यूज सिर्फ बी के बाद हो सकता है, इसका यूज नाउन के पहले नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए एन अलाइव पर्सन, एन अलाइव बीइंग, अन अस्लीप पर्सन, अवेक पर्सन, ये सब गलत है। ही इज अलाइव, ही इज अवेक, ही इज अस्लीप, वो सही है। क्लियर है। एक और कंसेप्ट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। आज कंसेप्ट है, रिवीजन है। द मदर सेड एंग्रीली टू हर चाइल्ड, यू आर नो डॉक्टर। माँ ने बच्चे से गुस्से से कहा, तू कोई डॉक्टर नहीं है। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, तू कोई भगवान नहीं है, तू कोई पुलिस वाला नहीं है, तू कोई कलेक्टर नहीं है, ये जब भी हम बोलते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप यूज कीजिए बी प्लस आइडेंटिटी। यहां पर ये बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है, तो ये डिफाइन कर रहा है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। क्लियर है। तो देखिए यू आर नो डॉक्टर, ये मैंने आपको भी बताया कि बी के साथ यहां पर ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी बता रहा है कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। मतलब जो काम जिसे असाइन है उसे करने दो। मां ने बच्चे से कहा कि तू कोई डॉक्टर नहीं है, जाके डॉक्टर को बुला के ला, हकीम मत बन मेरे लिए। ठीक है, यू आर नॉट अ डॉक्टर, ये तो नॉर्मल दिख रहा है, ए एन लग रहा है, तो ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी हो गया। यू हैव नो डॉक्टर, हैव प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया, और यू डोंट हैव अ डॉक्टर, सेम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सेलेक्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और सेलेक्ट का मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए सेलेक्ट जो है, इसमें दोनों एक्शन होते हैं, एक्शन करने का भी और एक्शन होने का भी। तो सेलेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब भी है, सेलेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। अगर सेलेक्ट आप कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। मैंने सेलेक्ट किया, किसको किया, तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे सेलेक्ट किया या मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो आई वॉज सेलेक्टेड। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एक्शन करने का सेंस देख लेते हैं। सेलेक्टेड, आई सेलेक्टेड, ही सेलेक्ट्स, ही डज नॉट सेलेक्ट, ही डिड नॉट सेलेक्ट, ही हैज सेलेक्टेड समबडी, ही हैड सेलेक्टेड समबडी, ही इज सेलेक्टिंग एक्स वाई जेड। तो इन सब में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, लेकिन यही हमने बात की इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब में ही वॉज सेलेक्टेड, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट देना भी है तो बाई लग कर देंगे। ही वॉज सेलेक्टेड बाई द अथॉरिटी, ही इज सेलेक्टेड, ही इज नॉट सेलेक्टेड, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, हैज बीन। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे अब कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन पीछे ट्रांसफर करेगी, हैज प्लस बीन आगे ट्रांसफर किया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन को पीछे ले गई। इस तरीके से अगर आपके कंसेप्ट खुले हुए हैं ना, तो इंग्लिश में आपको 50 आउट ऑफ 50, 200 आउट ऑफ 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता। टफ लगता है लेकिन आसान है। अभी एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम है, सीजीएल का मेंस है, बैंक्स के एग्जाम आने वाले हैं, तैयार हो जाइए बिल्कुल। और अब जो मैं आपके लिए जो बता रहा था कि सरप्राइज लेकर आए, तो एक नई चीज हम शुरू कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी शुरू कर रखी थी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वगैरह से वजह से 2-3 दिन से रुकी हुई थी। आज से हम फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। उन सीरीज को देखना ना भूलें। इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज, वोकैबुलरी की सीरीज में
जिन लोगों ने भी देखी है उन्हें बहुत पसंद आई है, बहुत प्यार मिला है हमें। उन लोगों की डिमांड थी कि सर इसे फिर से रिज्यूम किया जाए। लॉकडाउन की वजह से हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को उसके नहीं कर पा रहे थे, लेकिन समहाउ अब वो चीज़ दोबारा शुरू हो गई है और आज शाम को उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। उसका लेक्चर नंबर 6 आज अपलोड कर दिया जाएगा, तो देखते रहिए उसे, बने रहिए हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।